नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, रूल 37A की वजह से पेंशन की डीलिंकिंग हो रही है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो डीलिंकिंग सिर्फ रूल 37A की वजह से हो रही है। जो रूल 37A CCS पेंशन रूल है वो बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए एक तरीके से गारंटी है कि वो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, उनको पेंशन सरकार से मिलती है, तो उनका पेंशन रिविजन भी सरकार करेगी। इसी की वजह से, इसी मजबूत कड़ी को कोर्ट में रखने की वजह से केस में कोर्ट की तरफ से जो पेंशनर्स है उनका पक्ष मजबूत है। तो क्या जो रूल 37A, जैसे कि अभी आपको पता है सरकार के पास वैलिडेशन एक्ट है, तो क्या रूल 37A को भी वैलिडेशन एक्ट प्रभावित कर सकता है? तो रूल 37A को बचाने के लिए क्या कोई और नियम है, यानी कि डीलिंकिंग काम में आ सकती है या फिर नहीं? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, बीएसएनएल के पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए रूल 37A और डीलिंकिंग का मुद्दा केवल कानूनी शब्दावली नहीं है, बल्कि उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मौजूदा अप्रैल 2026 की बात करूं तो कानूनी स्थिति और अदालती फैसलों के आधार पर फिलहाल जो रूल 37A इसको कैसे बचाए रखे, यानी कि इसको सुरक्षित करने के क्या क्या तरीके हैं, सारी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाला हूं। पहला पॉइंट है रूल 37A और पेंशन गारंटी का सच जान लेते हैं। देखिए, रूल 37A अब CCS पेंशन रूल 2021 का हिस्सा है। वो संवैधानिक कवच है जिसके तहत बीएसएनएल में समाहित यानी कि एब्जॉर्ब कर्मचारियों की पेंशन की जिम्मेदारी भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट की है, न कि बीएसएनएल के खुद के मुनाफे की। गारंटी यह है कि इसमें स्पष्ट है कि पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। समानता के अधिकार, अगर प्रायोरिटी की बात करो तो नियम 37A के तहत 8 कहता है कि बीएसएनएल पेंशन भोगी को वही पेंशन लाभ मिलना चाहिए जो उसी दिन रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिलता है। ठीक है, मतलब जो केंद्रीय कर्मचारियों को जो पेंशन रिवीजन का लाभ मिल रहा है या फिर कर्मचारी को पे रिवीजन का लाभ मिल रहा है, उसी तरह बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को भी वही लाभ मिलना चाहिए जो कर्मचारी को मिला था। अब केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन रिवीजन और पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है 7 CPC के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। तो उसी तरीके से डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स जब डीलिंकिंग हो गए तो वो 7 CPC में शामिल हो गए और उनका भी बिल्कुल केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ पेंशन रिवाइज होगा। 2016 में जो केंद्रीय कर्मचारियों का हुआ था, बिल्कुल उसी हिसाब से 7 CPC के अनुसार। अब वो 7 CPC में शामिल हो जाएंगे तो 8 CPC में शामिल होने के लिए उनके पास एक मौका रहेगा। डीलिंकिंग क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन बीएसएनएल के सेवारत यानी कि वर्किंग कर्मचारियों के वेतन संशोधन यानी कि पे रिवीजन से जुड़ी हुई है, लिंक है। अब क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है, वहाँ तीसरा वेतन संशोधन यानी कि थर्ड PRC लागू नहीं हुआ है, इसलिए सरकार ने पेंशनों का रिवीजन भी रोक के रखा है। ठीक है, यानी कि सरकार का तर्क है कि जब तक वेतन समझौता नहीं होगा यानी कि थर्ड PRC लागू नहीं होगा, तब तक पेंशन रिवीजन भी नहीं होगा। अभी डीलिंकिंग का मतलब यह है कि पेंशन संशोधन को बीएसएनएल के वेतन संशोधन से पूरी तरीके से अलग कर देना चाहिए, यानी बीएसएनएल के फायदे में हो या फिर घाटे में हो, पेंशनों का रिवीजन केंद्र सरकार के फॉर्मूले जैसे कि 7वें वेतन आयोग या फिर आने वाले समय में इन फ्यूचर जब भी आएगा 8वां वेतन आयोग के अनुसार हो जाएगा अपने आप। क्योंकि वो वर्क कर ही नहीं रहे हैं, तो अभी वो वर्क नहीं कर रहे हैं, वो पेंशनर है, उनकी पेंशन भी कंसोलिडेटेड इंडिया फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार से आती है, तो वो कंपनी के घाटे या फिर नुकसान से क्यों जुड़े हैं? इसलिए दोनों का वेतन और पेंशन रिवीजन अलग अलग कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो पेंशनर्स है वो 7 CPC के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के हिसाब से 7 CPC में शामिल हो जाएंगे और वो भी भारत सरकार के अपने पेंशनर्स बन जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, क्या ये सबसे मजबूत कानूनी हथियार है? तो सबसे पहली बात तो हाँ, डीलिंकिंग वर्तमान में सबसे अचूक हथियार साबित होगा। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। पेंशन सरकारी खजाने से जाती है, इसलिए बीएसएनएल के अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि मुनाफे की जो शर्त है, जिसमें जब तक आप मुनाफा नहीं कमाओगे तब तक वेतन नहीं बढ़ेगा, वो जो शर्त है, इसका इस पर कोई भी असर नहीं होगा। अभी न्यायालय यानी कि कोर्ट के रुख की अगर बात करूं तो केरल हाईकोर्ट फरवरी 2026 और दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया आदेशों में यह माना गया है कि पेंशनर्स
को सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के बराबर माना जाना चाहिए। अभी भेदभाव के अंत की बात करूं तो इसमें भेदभाव खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। डिलिंकिंग होने से बीएसएनएल के पेंशनर्स 7 सीपीसी के 2.57 फिटमेंट फैक्टर का लाभ मिलने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, जो अभी तक अटका हुआ था। यानी कि 20 अप्रैल की जो अपडेट है उसमें यही बताया जाएगा। अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आता है तो पहले डिलिंकिंग होगी, पे रिवीजन और वेतन रिवीजन अलग अलग हो जाएंगे, उसके बाद पेंशन रिवीजन 7 सीपीसी के अनुसार होगा। अभी ताज़ा अपडेट अप्रैल 2026 की स्थिति अगर देखो तो आज की स्थिति में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। जैसे कि कोर्ट केस की बात करूं, पेंशन रिवीजन केस की सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को होना तय है। इसमें मुख्य रूप से मांग की जा रही है कि पेंशनर्स को बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति से डिलिंक करके केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार संशोधित किया जाए। ठीक है, ये डिमांड शुरू से हो रही है। अभी आईडीए अपडेट की बात करूं तो जनवरी 2026 में देश 3.5% के अतिरिक्त आईडीए किस्त कुल 236.7% के आदेशों में देरी हो रही है, वो किस्त नहीं डली है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने भी ये सवाल किया था कि उस किस्त के उस आईडीए का क्या हुआ, तो उसके बारे में भी है, जिसके विरोध में कर्मचारी यूनियन ने 20 अप्रैल 2026 को देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। यानी कि 20 अप्रैल को पेंशन रिवीजन का फैसला भी आने वाला है और 20 अप्रैल को फिर से एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिससे हो सकता है दबाव बने और डोट अपना अप्रूवल दे दे और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में एक्सेप्शन मिल जाए। 8 पे कमीशन की अगर बात करूं तो कर्मचारी जो यूनियंस है वो मांग कर रहे हैं कि बीएसएनएल पेंशनर्स को सीधे 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए, जो डिलिंकिंग दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। कुल मिलाकर अगर बात करूं तो फिलहाल कानूनी रूप से डिलिंकिंग ही वही चाबी है जो नियम 37A के ताले को खोलेगी। जब तक पेंशन बीएसएनएल के वेतन से जुड़ी रहेगी, सरकार घाटे का बहाना बनाती रहेगी, भले पे रिवीजन के लिए हो या फिर पेंशन रिवीजन के लिए हो। जैसे ही कोर्ट या फिर सरकार इसे डिलिंकिंग कर देती है तो बीएसएनएल के पेंशन भोगियों की पेंशन अपने आप केंद्र सरकार के पेंशनों की तरह अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पेंशन रिवाइज हो जाएगी। फिलहाल सभी की नजर 20 अप्रैल 2026 की अदालती कार्यवाही और यूनियनों के दबाव पर टिकी हुई है। एक बिजनेस और कर्मचारी के नाते आपको यानी कि पेंशनर्स या फिर कर्मचारी को अपनी पेंशन कैलकुलेशन में 7 सीपीसी के फिटमेंट 2.57 को आधार मानकर भविष्य की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि कानूनी पलड़ा अब पेंशनर्स के पक्ष में झुक चुका है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 20 अप्रैल को। देखते हैं कानूनी लड़ाई यानी कि कोर्ट केस किसके पक्ष में जाता है, और साथ में धरना प्रदर्शन भी होने वाला कर्मचारियों की ओर से, तो उसमें भी कुछ नई जीत हासिल होगी ही सही। मैं शुभकामनाएं देता हूं 20 अप्रैल के लिए। फिलहाल ये जानकारी थी, जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।